सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। और मैंने कहा था ये हमारा संकल्प है, हम आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। आखिरकार एनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? इतना ही टेक्नोलॉजी और इन चीजों को सब समझते हैं, तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय पुलवामा में जो गाड़ी में RDX आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? कांग्रेस पार्टी के 40% सांसद सोवियत रूस के लिए मुखबिरी करते थे, उनसे पैसा लेते थे। और ये जो एजेंसियां हैं, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या IB चीफ ने अपना इस्तीफा दिया? क्या किसी ने इस्तीफा दिया? गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में संग्राम, सवाल भी उठे, भावनाएं भी फटी और गर्मा भी दांव पर लगी। संसद के सत्र में आज हंगामा भी था, हमला भी था, सवाल भी थे और सियासी चाल भी थी। एक तरफ सरकार ऑपरेशन सिंदूर को सफलता पर खुद विजेता बता रही थी, तो दूसरी तरफ विपक्ष हर गोली, हर रणनीति, हर चुप्पी पर सवाल उठा रहा था। चीन और पाकिस्तान से लेकर आत्मनिर्भर भारत और नींबू मिर्ची वाले विमानों तक संसद में आज राष्ट्र सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बना। क्या सरकार जवाब दे पाई या फिर जवाबों के नाम पर सिर्फ तालियां बजी? आइए आज के पूरे दिन की जमीनी विश्लेषण सुनिए खबर एक्सपर्ट पर, बेबाक, बेधड़क और बिना किसी लाक लपेट के। संसद भवन, देश के सबसे संवेदनशील ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज लोकसभा और राज्यसभा में जमकर बहस हुई और कह सकते हैं कि सवालों की गोली जवाबों की मिसाइल की तरह छूटी। जी हाँ, नेहरू की भूल से लेकर मोदी की स्ट्राइक तक संसद में गरजे अमित शाह, POK पर बोले तीखा हमला। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। उन्होंने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि 1948 में सरदार पटेल के विरोध के बावजूद नेहरू कश्मीर मुद्दा लेकर UN चले गए थे, जिससे भारत ने एक रणनीतिक चूक की थी। शाह ने शिमला समझौता का जिक्र करते हुए कहा कि 1971 में पाकिस्तान को हराकर भारत के पास 15,000 वर्ग किलोमीटर जमीन और 93,000 पाक सैनिक थे, लेकिन POK मांगने की बजाय सब कुछ लौटा दिया। उन्होंने कहा कि अगर उस समय POK मांग लिया गया होता तो न रहता बांस न बजती बांसुरी। उन्होंने इंदिरा गांधी की पाकिस्तान पर जीत की तारीफ की, लेकिन शिमला समझौते को इतिहास की खोई हुई रणनीति बता दिया। दरअसल अमित शाह ने मोदी सरकार के आतंकवाद पर नीति को निर्णायक और आक्रामक बताते हुए कहा कि ये मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, ये मोदी की सरकार है, जो पुलवामा और उरी के बाद एयर स्ट्राइक करती है और इस बार तो 100 किलोमीटर अंदर घुसकर दुश्मन को मारा है। सेना को परमिशन दी और हमारे वीर जवानों ने सटीकता, बहादुरी के साथ पाक स्थित आतंकवादी अड्डों को चूर चूर करने का काम किया। वो घटना पर जो बहस हो रही है, इसमें हिस्सा लेने के लिए मैं खड़ा हुआ। मान्यवर, आज मैं बताता हूं, एक समय में हुर्रियत के नेताओं को यहां VIP ट्रीटमेंट मिलता, हुर्रियत के साथ चर्चा करते थे और ये हुर्रियत वाले आते थे, रेड कारपेट पूरा रोड खाली कर कर सीधा आता था और मनमोहन सरकार के दूत इनके साथ चर्चा करते थे। सारे हुर्रियत के कंपोनेंट हमने बैन कर दिए हैं, सारे जेल की सलाखों के पीछे। तो कई बार गए हो, फिर से बोलता हूं, सीमा पर गए हो, सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गए हो, हमारे जवानों की कठिनाई देखो साहब।
-43 डिग्री में पहाड़ पर रहकर नदी नालों के बीच में चौकी करते हैं। कोई घुस गया तो क्या हुआ? कोई घुस गया वो बचेगा नहीं। यहाँ हम उसको या तो अरेस्ट करेंगे या तो एनकाउंटर में वो मारा जाएगा, बचेगा कोई नहीं। इनको सीमा की भौगोलिक कठिनाइयां मालूम नहीं। वहां मान्यवर कई नदी नाले हैं, वेग से पानी आता है, -46 डिग्री टेम्परेचर है, नीचे सुरंगें बनाते हैं। और ये तो ऐसे कह रहे हैं घुस गए। अरे भाई, आपके मन में तो, आपके समय में तो घुसने की जरूरत ही नहीं थी। आप बुलाते थे वीजा देकर, क्यों घुसेंगे? घुसने की जरूरत ही, जैसे आप पाकिस्तान जाते हो वैसे वो यहाँ आते। हमारे पास प्रूफ है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि तीनों पाकिस्तानी थे। 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। मान्यवर, ये राइफलें हैं, ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। मान्यवर, ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे, इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। और मान्यवर वो पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं थे, ऐसा बोलकर श्री चिदंबरम अगर पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं थे तो पाकिस्तान पर हमला क्यों किया, वो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसके बाद राज्यसभा में जेपी नड्डा बनाम मल्लिकार्जुन खड़गे देखने को मिला। वाणी का वार हुआ। बीजेपी के नेता सदन जेपी नड्डा ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण पर पलटवार करते हुए कहा कि खड़गे जी अनुभवी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पर जो टिप्पणी की गई है वो उनके स्तर से नीचे थी। उनकी पीड़ा समझी जा सकती है। आखिर 11 साल से विपक्ष में बैठने का ये तरीका जो आसान नहीं होता है। हालांकि नड्डा का भाववेश वाला तंज विपक्ष को नागवार गुजरा। इस पर खड़गे ने कहा कि अगर आपने मुझे मेंटल कहा है तो मैं इसे यूं ही छोड़ने वाला नहीं हूं। आपके ही मंत्री मानसिक संतुलन खोकर बोलते हैं। हंगामे के बाद नड्डा ने सफाई भी दी। अगर मेरी बातों से भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं माफ़ी मांगता हूं, लेकिन विपक्ष को भी प्रधानमंत्री की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। देखिए जेपी नड्डा क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। देख रहा था कि हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं और लंबा अनुभव है, लेकिन वक्तव्य में उनके स्टेचर के अनुसार के शब्दों का जो उपयोग होना चाहिए था उसका उपयोग नहीं हुआ। जो शब्दों का उपयोग किया उन्होंने वो उनके स्तर से नीचे थे। तो इसलिए मैं आपसे पहला निवेदन करूंगा कि उन शब्दों को एक्सपंज कर दिया जाए जो शब्द स्तर विहीन थे। दूसरी बात कि हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी की है, मैं इनकी तकलीफ समझ सकता हूं। 11 साल से उनको वहां बैठाए रखा है, एंड ही हैपेंस टू बी द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड। आवर प्राइम मिनिस्टर is the most popular leader of the world, दुनिया के। हमारी पार्टी को गर्व भी है और गौरव भी है, लेकिन अगर वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये पार्टी के लिए गौरव का विषय है तो देश के लिए भी गौरव का विषय है। लेकिन आप पार्टी से इतने जुड़ गए हैं कि देश का विषय गौण हो जाता है, और इसलिए आपकी तकलीफ में मेंटल बैलेंस खो करके उन शब्दों का प्रयोग और उस तरीके से मैं अपने शब्द वापस
take back my words. He has taken back. I take back my words. He has taken back his words. I have. He has taken back his words. I have taken back my words. अब सुनिए, मानसिक असंतुलन नहीं, भावावेश में ऑन रिकॉर्ड भावावेश कर दीजिए। भावावेश में जो शब्द बोले हैं वो शब्द उनकी पार्टी और उनके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाते हैं, उनको निश्चित रूप से एक्सपंज करने की कृपा करें, यही मैं कहना चाहता हूं। प्रमोद तिवारी जी, प्लीज गो बैक, प्लीज। पहले सब लोग जाए। प्रमोद तिवारी जी, आपको मैं बुला रहा हूं, पहले आप सब सीट पे जाए। 1 मिनट पहले सारे लोग सीट पे जाए। नो, आई विल अलाउ एलओपी, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स, प्लीज गो बैक। नो, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। नो, गो बैक टू योर सीट्स। He has taken back his words. No, he has taken back his words. Please go back to your seats. मानिए एलओपी, please go back to your seats. मानिए सर, आप पीछे नहीं जाएंगे, आपसे एलओपी की बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। अपनी सीट पर जाए, मानिए। पहले आप अपनी सीट पर जाए, तब मानिए एलओपी बोलेंगे। पहले अपने सीट पर, अपने सीट पर। पहले आप अपनी तो आप एलओपी को बोलना नहीं देना चाहते, प्लीज माननीय एलओपी आपसे अनुरोध कर रहे हैं, अपनी सीट पर जाइए। आप माननीय एलओपी को बोलने नहीं देना चाहते, प्लीज गो बैक टू योर सीट जी। पहले एक माननीय अखिलेश जी, प्लीज बैक, प्लीज आप सब लोग अपनी सीट पे बैठे, प्लीज आप बैठे, प्लीज माननीय लोग। सर, मैं हमेशा इस सदन में 2-4 मंत्रियों का बहुत आदर करता हूं, जिसमें से नड्डा साहब एक है। उन्होंने अपने शब्द वापस लिए हैं, आपकी सूचना नहीं सुनिए आप जी। नहीं देखिए, और राजनाथ सिंह साहब ऐसे चंद मिनिस्टर्स हैं जो उनका बैलेंस खोए बिना वो बात करते हैं, और मेरे को बोल रहे मेंटल वायलेंस। सब तो वापस हो गया, रिकॉर्ड पे नहीं। मैं तो ये शर्म की बात है, माफी मांगना चाहिए, और मैं तब तक छोड़ने वाला नहीं। दोस्तों, महाराष्ट्र में हिंदी भाषी लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इस पर भाजपा के निशिकांत दुबे की भाषाई प्रहार यानी हिंदी बोलना अब अपराध हो गया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सदन में हिंदी भाषा पर तीखा मुद्दा उठाया। उन्होंने 20 से 30 मिनट तक बंगाली में भाषण दिया, पर किसी तमिल सांसद ने उन पर चिल्लाया नहीं। उनका कहना था कि तो हिंदी से लोग क्यों चिढ़ते हैं, हमें तमिल से कोई दिक्कत नहीं है, वो महान भाषा है, लेकिन हिंदी बोलना अगर अपराध बन गया है तो एक दिन देश अंग्रेजों का गुलाम बन जाएगा। दुबे ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि ये मानसिकता उत्तर भारतीयों के खिलाफ है, ये कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टियों की पहचान बन चुकी है। अरे मैं तो वही बोल रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस प्लीज। सम टेक्निकल इश्यूज इज देयर, सो वर्किंग ऑन इट, प्लीज। Some repeatedly telling you that some technical issues is there. ये अभी work is going on. Just a minute. आप ये देखें सर, चेयरमैन सर, Please be seated. चेयरमैन सर, अभी 30 मिनट तक बंगाली में भाषण होता रहा। किसी भी तमिलनाडु के सांसद ने इतना चिल्लाकर बात नहीं किया। उनको हिंदी से क्या प्रॉब्लम है सर? हमको तमिल से प्रॉब्लम नहीं, तमिल महान भाषा है, हम तमिल का रिगार्ड करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। उनको हिंदी से क्या प्रॉब्लम है सर? और यही कांग्रेस की मानसिकता है, यही कांग्रेस के सभी सहयोगी पार्टियों की मानसिकता है। तमिल में उनको नॉर्थ इंडियन से प्रॉब्लम है सर। हिंदी बोलना इस देश में गुनाह हो गया सर। और
ऐसा होगा कि पूरा का पूरा देश जो है वो इंग्लैंड हो जाएगा, अंग्रेजों के गुलाम हो जाएंगे सर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तोड़ी चुप्पी। जी हां, विपक्ष ने किया सवालों का वार। राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तृत जानकारी दी और तमाम सारे उन सवालों के जवाब दिए जिनको कांग्रेस लगातार करती चली आ रही है कि कितने एयरक्राफ्ट क्रैश हुए, कितने आतंकवादी मारे गए और क्या क्या भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए किया। सुनिएगा क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहा है। स्ट्रक्चर टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ, सटीकता के साथ हिट किया और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी, मैं बहुत संभल कर बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हमारी फिगर गलत ना होने पाए, फिगर इससे बहुत अधिक है, 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, उनके प्रशिक्षक, उनके हैंडलर, लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित थे। ये वही आतंकी संगठन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सेना और ISI का, जिन्हें खुला समर्थन प्राप्त है। अध्यक्ष महोदय 7 मई 2025 को रात्रि 1:05 भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। अध्यक्ष महोदय, दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर पर प्रियंका गांधी की बारी आई तो पूरा सदन ध्यान से सुनने लगा। उन्होंने कहा कि जंग क्यों रोकी गई। सरकार से सीधा सवाल है, इतिहास की नहीं, आज के भारत की बात कीजिएगा। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में सरकार की चुप्पी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जंग शुरू होकर रोकी गई है और उसका ऐलान हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया है। ये हमारे लोकतंत्र की नहीं, आपकी कमजोरी की कहानी है। गृहमंत्री पर निशाना साधते हुए बोली, जब दुश्मन हार मान चुका था तब युद्ध रोका क्यों गया? इस पर गृहमंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसका जवाब किसी के पास नहीं है। उन्होंने अपने परिवार की पीड़ा भी साझा की। उन्होंने कहा कि मेरी मां के आंसू तब गिरे थे जब आतंकवादियों ने मेरे पिता को मार दिया था। आज मैं खड़ी हूं क्योंकि मैं दर्द समझती हूं, पर सवाल पूछना गुनाह बना दिया गया है। देश का नेतृत्व केवल प्रचार से नहीं चलता है, जवाबदेही से चलता है। उन्होंने कहा कि जब सरकार झूठ बोलती है तो सैनिकों का पराक्रम भी सवालों के घेरे में आ जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में अगर कोई नुकसान नहीं हुआ तो सरकार साफ साफ क्यों नहीं बताती है? प्रियंका गांधी ने कहा कि हम सब सुरक्षित हैं क्योंकि हम वीआईपी हैं, लेकिन पहलगांव में मारे गए 25 भारतीयों को कोई सुरक्षा नहीं थी। वो भी इसी देश के बेटे थे, सिर्फ हिंदू नहीं, भारतीय थे। जैसे ही उन्होंने भारतीय कहा, इसके बाद विपक्ष में बैठे भाजपा सांसदों ने हिंदू हिंदू कहकर उन्हें आगे के लिए बाधित किया। दुनिया को खत्म होते हुए देखा अपनी आंखों के सामने, एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। मैं ये कह सकती हूँ कि देश ने
सरकार ने हमें वहां पे अनाथ छोड़ दिया था। सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहां? वहां पे एक सैनिक क्यों नहीं दिखा? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहां रोज 1000 से 1500 पर्यटक जाते हैं? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहाँ के को पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है? अगर कुछ हो जाएगा तो लोग वहां से निकल नहीं पाएंगे। एक चिकित्सा का इंतजाम नहीं था, फर्स्ट एड का इंतजाम नहीं था, कोई इंतजाम नहीं था, ना सुरक्षा का ना फर्स्ट एड का। इन लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। ये लोग वहां पे इस सरकार के भरोसे गए और इस सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। आर्मी के बड़े बड़े अफसरों को मारा, आम जनता को मार डाला, पुलिस वालों को मार डाला, और आप इन पे निगरानी नहीं रख रहे थे। और ये जो एजेंसियां हैं, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आईबी चीफ ने अपना इस्तीफा दिया? क्या किसी ने इस्तीफा दिया? गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली। साहब देखिए, इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करना चाहती हूँ। आपको तो एक बहाना चाहिए, आपको तो एक बहाना चाहिए। पूरे परिवार का नाम गिनवा देते हैं। अरे अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। दरअसल आपने देखा कि संसद सिर्फ एक सदन नहीं था, बल्कि वो रणभूमि बन गई थी, जहां सवाल गोले बनकर गूंजे और जवाब तलवारों की तरह टकरा रहे थे। जहां सरकार अपने 100 किलोमीटर अंदर तक वार को वीरता की ढाल बना रही थी, तो वहीं विपक्ष सवालों की तोप से उसकी जवाबदेही को निशाना बना रहा था। पक्ष कहता है कि हमने दुश्मन को घर में घुसकर मारा, इतिहास बदला, हमारी रणनीति निर्णायक है, इरादा साफ है, आतंक का सफाया करना है। तो वही विपक्ष पूछता है, जंग क्यों रोकी गई, कौन जिम्मेदार है, पहलगांव में इतनी हत्याएं हुई, क्यों चूक हुई, जब जवान शहीद हो रहे थे तब सत्ता सिर्फ प्रचार में क्यों मशगूल थी। संसद में हर ओर एक सवाल तैरता रहा, क्या आज की राजनीति में सैनिकों का पराक्रम भी वोट बैंकों का हिस्सा बन गया है? विपक्ष ने कहा ये राजधर्म नहीं, प्रचार धर्म है। सरकार बोली ये आलोचना नहीं, सेना का अपमान है। और अंत में जब प्रियंका गांधी ने संसद में कहा कि मेरी मां रोई थी, मैं खड़ी हूँ क्योंकि दर्द समझती हूँ, तो पूरा सदन कुछ पल के लिए थम गया। लेकिन राजनीति की तलवारें फिर खिंच गई। दोस्तों, देश आज दो लड़ाइयों में उलझ रहा है, एक सरहद पर दुश्मनों से और दूसरा संसद में शब्दों के बाणों से। वक्त अब जनता का है, पूछना जरूरी है, कौन देश की सत्ता की बात कर रहा है और कौन सिर्फ देशभक्ति का दिखावा कर रहा है। अगली बार तालियां बजें तो सोचिएगा, किसके लिए, सियासत के लिए या सचमुच शहीदों की शहादत के लिए।